इस बार की जो असेंबली इलेक्शन है उसमें हमें काफी ज्यादा क्लियर होगा कि आने वाले समय में बीजेपी का हमारी कंट्री में क्या फ्यूचर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का आने वाले समय में उनका क्या फ्यूचर रहने वाला है, और दूसरी तरफ हमें यह भी पता चलेगा कि ओपोजिशन पार्टीज का हमारी कंट्री में फ्यूचर क्या रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। काफी समय के बाद मैं अपनी वीडियोस लेकर आया हूं आप सबके लिए, और इसी वीडियोस के रिलेटेड हम बात करेंगे आने वाले समय में हमारी कंट्री में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। इसके अलावा एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस या पॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस जो पिछले कुछ समय में बनाता आया हूं, वैसे ही वीडियोस हम आने वाले समय में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज की हमारी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आने वाली असेंबली इलेक्शंस के बारे में, जिस पे सबसे ज्यादा हमारा मेन फोकस रहने वाला है वेस्ट बंगाल की असेंबली इलेक्शन में, क्योंकि वेस्ट बंगाल की जो असेंबली इलेक्शंस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी कंट्री में, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा क्लियर होगा कि फ्यूचर बीजेपी का क्या है, और इसी के साथ साथ हमें यह भी पता चलेगा कि जो तृणमूल कांग्रेस है या फिर जो ओपोजिशन पार्टीज है उनका हमारी कंट्री में क्या फ्यूचर रहने वाला है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये आप सबके लिए होगी, तो मैं चाहता हूं ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में कौन जीतेगा, इन सबको जानने से पहले हमें यह देखना होगा कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों के लिए ये इलेक्शंस क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी, इन दोनों के लिए ये इलेक्शंस क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी के बारे में। बीजेपी का जो 2014 के बाद उनका जो मेन फोकस रहा है वो यही रहा है कि कैसे हिंदी हार्टलैंड के बाद, क्योंकि जो बीजेपी है उनका मेन जो एरिया रहा है, वोट बैंक उनका रहा, वो रहा है हिंदी हार्टलैंड स्टेट जैसे कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश। लेकिन अब 2014 के बाद जो बीजेपी है उनका मेन फोकस रहा है कैसे अपनी पार्टी को आगे लेके जाना है, बाकी स्टेट्स तक लेके जाना है। इसीलिए उनका मेन फोकस जो है वो वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस पे है। हालांकि पिछली बार की जो असेंबली इलेक्शंस थे वहां पर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जीत कर आई थी, लेकिन 2019 की जो लोकसभा इलेक्शंस हुई थी उससे काफी क्लियर हुआ था कि बीजेपी को काफी ज्यादा वोट शेयर वेस्ट बंगाल से मिला है, जिसमें बेसिकली जो मिडिल क्लास है उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट की थी नरेंद्र मोदी और बीजेपी को। इसी के चलते जो वेस्ट बंगाल का इस समय का इलेक्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बीजेपी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बीजेपी को अगर यहां पर सत्ता मिलती है तो उनका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है या फिर हम बोल सकते हैं वेस्ट बंगाल का एरिया, उनको काफी ज्यादा एक्सेस मिल जाएगा, और उनकी जो मेन डोमिनेंस हिंदी हार्टलैंड में रही है वो पूरी कंट्री में फैलना शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम तृणमूल कांग्रेस के बारे में बात करें तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए ये इलेक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 2011 के इलेक्शंस के बाद 2016 की जो इलेक्शंस थी वहां पर भी जो ममता बनर्जी थी वो जीतकर आई थी। हालांकि 2016 की जो इलेक्शन हुई थी उस समय काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन फिर भी जो ममता बनर्जी थी उनको 2011 के कंपैरेटिवली 2016 में काफी ज्यादा वोट्स मिली थी, जिसके बाद ममता बनर्जी के लिए इस बार की असेंबली इलेक्शंस जीतना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि 2019 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुई थी उसमें उनकी जो लोकसभा में सीट्स थी वो काफी ज्यादा कम हुई, जिससे यह पता चला था कि बीजेपी की काफी ज्यादा डोमिनेंस है वेस्ट बंगाल में, उनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रही है वेस्ट बंगाल से। लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस, अगर ममता बनर्जी ये इलेक्शन तीसरी बार जीत रही है, तीसरी बार चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनती है, तो ये इलेक्शन से क्लियर हो जाएगा कि ओपोजिशन का अभी भी स्ट्रांग होल्ड है, क्योंकि ममता बनर्जी एक बहुत ही बड़ी ओपोजिशन लीडर है, और आने वाले समय में अगर ये इलेक्शन जीती है तो प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट भी बन सकती है। तो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये इलेक्शन जीतना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इलेक्शन कैसे जीते जाएंगे, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे दोनों पार्टीज का इस समय फोकस है इन इलेक्शंस को जीतने के लिए, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, आइए उनके बारे में अब हम बात करते हैं। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस को जीतने के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है विमेन फैक्टर, विमेन वोट बैंक। 49% जो इलेक्टोरेट्स है वो विमेन कैंडिडेट, वुमेन इलेक्टोरेट्स है जो अपनी वोट्स डालेंगी असेंबली इलेक्शंस में, वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में। तो विमेन का काफी ज्यादा इस समय योगदान है वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शंस में। इसी के चलते दोनों पार्टीज को पता है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस उनकी रहने वाली है, इसीलिए बीजेपी ने अपने इस बार के मैनिफेस्टो में 33% रिजर्वेशन विमेन के लिए डिक्लेयर किए हैं अगर वो जीतकर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी है, उन्होंने भी विमेन वोट बैंक को लेने के लिए, हासिल करने के लिए
उनको काफ़ी ज़्यादा लगभग 50 सीट्स विमेन कैंडिडेट्स को दी है। तो विमेन फैक्टर जो है लगभग 49% जो वोट शेयर है विमेन का है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है अगर असेंबली इलेक्शन वेस्ट बंगाल की जीतनी है। तो दोनों पार्टीज का जो मेन फोकस है वो विमेन कैंडिडेट्स पर भी रहेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है मिडिल क्लास वोटर्स। जहां पर विमेन वोटर्स का इतना ज्यादा योगदान है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वहीं पर मिडिल क्लास का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 2019 की जो इलेक्शंस हुई थी, 2019 लोकसभा इलेक्शंस में मिडिल क्लास ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था बीजेपी और नरेंद्र मोदी को, जिससे बीजेपी को यह लगा कि वो वेस्ट बंगाल में जीत सकते हैं, अपनी सरकार वहां पर भी बना सकते हैं। तो मिडिल क्लास ने 2019 में काफी ज्यादा सपोर्ट किया। तो इस बार भी मिडिल क्लास का काफी ज्यादा योगदान रहेगा असेंबली इलेक्शंस में। लेकिन वहीं पर जब इलेक्शंस आ रही हैं उस समय जो एलपीजी और पेट्रोल डीजल के दाम है इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो पूरा मुद्दा है पेट्रोल डीजल प्राइसेस और एलपीजी प्राइसेस का, जिसको ममता बनर्जी ने इतना हैवीली यूज किया अपनी कैंपेनिंग में, तो ये हो सकता है एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि 2019 में मिडिल क्लास से सबसे ज्यादा वोट मिली थी, लेकिन वही मिडिल क्लास आज बहुत ज्यादा परेशान है बढ़ते दामों के चलते। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम तृणमूल कांग्रेस के बारे में बात करें तो उनको इस पर मेन फोकस रखना होगा। उनका मेन फोकस मिडिल क्लास पे है, क्योंकि मिडिल क्लास ने ही उनको 2019 की लोकसभा इलेक्शंस में हार दिलाई थी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड यूथ। आज के समय में अगर हम बात करें तो दोनों पार्टीज जो हैं उनका मेन फोकस है कैसे बेरोजगारी खत्म करनी है। हालांकि बेरोजगारी जो है वो बंगाल तक नहीं सीमित है, वो पूरी कंट्री में काफी तेजी से हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो जो बीजेपी है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बोला है कि वो हर घर से एक जॉब देंगे, मतलब हर घर से एक मेंबर को जॉब मिलेगी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। वहीं पर जो तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया है वो हर साल 5 लाख जॉब्स उनको दी जाएंगी। लेकिन यह देखना होगा कि जहां पर इतने साल हो गए हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो हर पार्टी दावा करती है लेकिन कोई भी पार्टी फुलफिल नहीं करती। तो यहां पर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, वो किसको वोट देते हैं, वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आने वाली इलेक्शन। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे सामने आता है वो है माइनॉरिटी वोट बैंक, या फिर हम ये बोल सकते हैं मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम वोट शेयर लगभग 30% है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस बार की इलेक्शंस में। और इसी को देखते हुए जो ममता बनर्जी हैं वो मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। हालांकि बीजेपी को पता है कि मुस्लिम वोट्स जो हैं वो इनको इतनी ज्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन वहीं पर बीजेपी के लिए यहां पर जो सबसे फायदे वाली चीज हुई है वो हुई है असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को बंगाल में खड़े किया है। हालांकि ये जो ओवैसी की पार्टी है ये एक तरह से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए डिजास्टर होगा, क्योंकि ऐसे इनकी जो वोट्स है वो बढ़ जाएंगी और बीजेपी को इससे फायदा हो जाएगा। तो यहां पर दोनों पार्टीज का मेन फोकस यही रहेगा कि कैसे माइनॉरिटी वोट शेयर को अपनी तरफ खींच सके। इसके अलावा जो पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे सामने आता है इस बार की इलेक्शन में वो होगा लेफ्ट पार्टीज का। लेफ्ट पार्टीज कैसे अपना योगदान देती है, सीपीआईएम स्पेशली कैसे अपना योगदान देती है। हालांकि अगर हम पिछली बार की लोकसभा इलेक्शन में के बारे में बात करें तो जो लेफ्ट पार्टीज थी उनका जो वोट शेयर था काफी ज्यादा कम हो गया था, लेकिन वहीं पर जो लेफ्ट पार्टीज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इस बार की इलेक्शंस में। इसी को देखते हुए ममता बनर्जी ने एक तरह से, जिनको एक समय पे ये लगता था कि जो लेफ्ट पार्टीज हैं उनके एनिमीज हैं, लेकिन उन्होंने इस बार की इलेक्शन में लेफ्ट पार्टी से भी सपोर्ट मांगी है एक तरह से, जिससे ये पता चलता है कि जो लेफ्ट पार्टीज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेंगी। हालांकि बीजेपी को 2011 और 2019 की अगर हम इलेक्शंस के बारे में बात करें तो उनका जो वोट शेयर था, जो वोट शेयर उनका पहले कम हुआ करता था वो लगभग 40% रहा था 2019 की लोकसभा इलेक्शन में। तो इस बार की इलेक्शन में भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले करेंगे, कौन सीएम बनता है, कौन जीता है वेस्ट बंगाल की असेंबली इलेक्शंस में। और इससे ही हमें पता चलेगा कि आने वाले समय में, जहां पर हमारी कंट्री को आज के समय इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी भी बोला जाता है, आने वाले समय में
कैसे हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है या फिर जो हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स है वो कैसे रन होती है, जहां पर इतने समय से ये बोला जा रहा है कि इंडिया में जो ओपोजिशन पार्टीज है वो फेल हो चुकी हैं मोदी को रोकने के लिए, और वहीं पर इस बार की जो इलेक्शन है इससे ये पता चलेगा क्या एक ओपोजिशन पार्टी जहां पर ममता बनर्जी को इतना इंपॉर्टेंट कैंडिडेट माना जाता है, इतना इंपॉर्टेंट ओपोजिशन कैंडिडेट माना जाता है, कैसा रोल अपना प्ले करेंगी। अगर वो जीतती हैं तो वो एक तरह से प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट भी बन सकती हैं, और अगर यहां पर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी हारती हैं तो इससे साफ पता चल जाएगा कि आज के समय में जो बीजेपी को लेकर वेव चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट जा रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है, एलपीजी का दाम बढ़ता जा रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगभग हर चीज में हम देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन हो रही है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है इस समय जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट चल रहे हैं। लेकिन अगर फिर से बीजेपी इन सभी फैक्टर्स के अगेंस्ट भी जीतती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। दोस्तों, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो में कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा कि कैसे ये सारे फैक्टर्स आने वाले समय में असेंबली इलेक्शंस में अपना योगदान देंगे और कैसे ये असेंबली इलेक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना कि आप और कैसी वीडियोस देखना चाहते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।